हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय आप लोग स्पर्धा बैच में हैं। स्पर्धा बैच जो कि एसएससी मैकेनिकल का बैच है 2023 के लिए है। और इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसका नाम है ट्रसेस। ठीक है, तो आइए देखें, पहले थोड़ी सी बात कर लें स्पर्धा बैच की। तो हमारी संस्थाएं लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है और 2017 से हम लोग बच्चों को एसएससी जेईई और अदर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। इस समय भी संस्था में एकेडमी में ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के, बहुत ढंग से चल रहे हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, लखनऊ में करना है, आप आइए एक बार यहाँ पे डेमो क्लास करके देखिए, उसके बाद अगर ठीक लगता है तो ज्वाइन करिए। अच्छा, ऑनलाइन बैच जो है मैकेनिकल का बैच है, स्पर्धा बैच है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, पढ़ना पढ़ाना ठीक लग रहा है, तो आप ऐसा करिए कि प्ले स्टोर पे जाकर यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐसा आपको एक लोगो मिलेगा, है ना। उसको डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे कोर्स में, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं जो फ्री किए गए हैं आपके लिए, उसको देखिए। अगर पढ़ना पढ़ाना टीचिंग लर्निंग आपको वहाँ समझ में आती है तो ज्वाइन करिए। हाँ, ज्वाइन करते समय एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, ये मेरा रेफरल कोड है SJT20। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, इसको जरूर अवेल करिएगा, मिस मत करिएगा। आइए देखें स्पर्धा बैच में आपके साथ कौन कौन लोग रहेंगे जो आपको तैयार करेंगे। तो ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छी और सक्षम टीम है आपके पास। रस्तोगी सर हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे आपको। ओझा सर हैं, गौरव ओझा सर हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे और प्रोडक्शन पढ़ाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए और मशीन डिजाइन के लिए। तो इसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, इसका नाम है ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या देखा गया और आज फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, ट्रसेस समझा गया था, ट्रस होते क्या है, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, आसपास इन सब चीजों को हम देखते हैं। अलग अलग नाम से लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, है ना, लेकिन एक इंजीनियर इन्हीं को ट्रस कहता है। ठीक है, करना क्या था कि कुछ हमने एजम्पशंस लिए थे, कुछ बातचीत हुई थी। ये कुछ ट्रस्ट में यूज होने वाले एजम्पशंस हैं, बिना इसके हम ट्रस्ट को पढ़ना मुश्किल है। बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी, आप थोड़ा वीडियो देखिएगा और इनको फिर से पढ़िएगा। इसी के आधार पे आगे की पढ़ाई लिखाई तय हो रही है। ठीक, ट्रस्ट के टाइप देखे गए थे। तो एक स्पेस ट्रस्ट था जो 3D ट्रस्ट होता है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन में होगा, एक्स में, वाई में, जेड में, है ना। ठीक है, और एक ट्रस्ट होता है जिसको स्पेस ट्रस्ट नहीं कहते, इसको बोलते हैं स्पेस ट्रस्ट, इसको बोलते हैं प्लेन ट्रस्ट, जो कि 2D में होता है। हमारे आपके सिलेबस में, एसएससी जेईई के सिलेबस में 3D ट्रस्ट की एनालिसिस नहीं है, ये अच्छी बात है। सिलेबस में 2D ट्रस्ट के एनालिसिस है, जो कि एक प्लेन ट्रस्ट होता है। तो इसी की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोगों ने ट्रस्ट के क्लासिफाई किया एक तरीके से, जिसमें हम लोगों ने पाया कि एक परफेक्ट ट्रस्ट होता है, एक इम्परफेक्ट ट्रस्ट होता है। इम्परफेक्ट ट्रस्ट के 2 डिवीजन हो जाते हैं, इसको डिफिशियंट ट्रस्ट बोलते हैं या रिडंडेंट ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, क्लासिफाई किस आधार पे किया था, एक फॉर्मूला पाया गया था जिसको बोला था M=2J-3। अगर ट्रस्ट इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, M=2J-3, तो उसे परफेक्ट कहेंगे, नहीं करता है तो उसे इम्परफेक्ट कहेंगे। तो ये दोनों ही इम्परफेक्ट की कैटेगरी है। आप देखेंगे इस फिगर में, तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 ये दोनों ही इम्परफेक्ट है, एक डिफिशियंट है और एक रिडंडेंट है। और ये जो फिगर नंबर 2 है, ये एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है कि हमारा ये परफेक्ट ट्रस्ट है। इसके बारे में खूब बातचीत हुई थी उस दिन। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात आई थी कि सबसे छोटा ट्रस्ट क्या पॉसिबल है। तो सबसे छोटा ट्रस्ट एक ट्रायंगुलर ट्रस्ट ही पॉसिबल है। ट्रायंगल कैसा भी बने, इक्विलैटरल बने, ऐसा बने, राइट एंगल ट्रायंगल बने, आपको ट्रायंगल ही दिखाई पड़ेगा किसी ट्रस्ट में। बड़े से टावर को देखिए, एफिल टावर को देखिए, किसी तरह के स्पेस ट्रस्ट को देखिए या प्लेन ट्रस्ट को देखिए, आपको उसमें ट्रायंगल 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 ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ढेर सारे ट्रायंगल को मिलाकर एक बहुत बड़ा सा ट्रस्ट बनाया जाता है। ठीक है ना। आइए, नेक्स्ट बातचीत हुई थी कि हम लोगों ने ट्रस्ट की एनालिसिस को समझने की कोशिश किया था कि ट्रस्ट को हमें क्या एनालिसिस करना है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। ये कल इस पे डिटेल चर्चा हुई थी कि दिस इज द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो मालूम चला था कि ट्रस्ट के एनालिसिस के 2 मेथड हैं। एक को कह रहे थे मेथड ऑफ
ज्वाइंट और एक को कह रहे थे मेथड ऑफ सेक्शन। तो अभी हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट की चर्चा कर रहे हैं और मेथड ऑफ ज्वाइंट की बातचीत समझते हुए मालूम चला कि मेथड ऑफ ज्वाइंट में हम करेंगे क्या, तो किसी भी एक ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे और वो जब ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो उस ज्वाइंट की एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने पे पता चलता है कि वो एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ज्वाइंट भी इक्विलिब्रियम में है और ज्वाइंट भी इक्विलिब्रियम में है तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा, जिससे कि हम निकाल सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई को वहां पे अप्लाई करके हम अपनी एनालिसिस को पूरी कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमें केवल दो ही इक्वेशन मिलती है तो इसलिए हमें ऐसा ज्वाइंट ढूंढना पड़ेगा पूरे ट्रस्ट में जहां केवल दो अननोन है। ये बात आपने लिखा है, फाइंड ए ज्वाइंट विच हैव ओनली टू अननोन, है ना। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। इस मेथड का फायदा क्या है? एक फायदा बहुत अच्छा है कि ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है, बिल्कुल आसानी से होता रहता है। नुकसान क्या है कि एक ज्वाइंट के बाद अगला ज्वाइंट, अगले ज्वाइंट के बाद तीसरा ज्वाइंट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक टाइप से चैन है और चैन में अगर एक कड़ी खराब हो गई, एक कड़ी टूट गई तो पूरी चैन बेकार हो गई। तो अगर आपने कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आगे की सारी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, इस बात की प्योर गारंटी है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसमें करना है। लिखा हुआ है कि ये चैन टाइप का काम होगा, इसमें केयरफुल रहना है, कैलकुलेशंस में केयरफुल रहना है। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने लिया गया था, इसको आज कंप्लीट करना है। इसमें कुछ पार्ट हम लोग कल किए थे और कुछ आज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपके पास ये था, ये देखिए बड़ा करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था ब्लैक कलर से, जिसपे इस तरफ हिंज सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है। इस पॉइंट पे 60 किलो न्यूटन का फोर्स लगा था, इस पे 40 का, इस पे 50 का, और कहा गया था कि फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था कि जो सपोर्ट्स हैं उनकी रिएक्शन निकाली थी, और रिएक्शन देखिए यहाँ पे निकाला गया था। ये रिएक्शन हम लोगों ने निकाल के रखी थी, है ना, बहुत ध्यान से। ये देखिए इस ट्रस की एफबीडी बनाई गई, सपोर्ट हटा के रिएक्शन लगाए गए, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम सॉल्व करके रिएक्शन निकाल के 77.5 और 72.5 किलो न्यूटन हम लोगों ने रख लिया था। फिर जब यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ आते हैं, अब हमें रिएक्शंस मिल गई तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें एक ऐसा ज्वाइंट की तलाश है, ऐसे ज्वाइंट की तलाश है जहां पर केवल दो अननोन फोर्सेज हैं। हमने ट्रस के सारे मेंबर में टेंशन एज्यूम कर लिया है, अगर नेगेटिव आता है तो कंप्रेशन हो जाएगा। सारे मेंबर देखिए येलो कलर से टेंशन 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 सब टेंशन में है, और F1 F2 F3 से लेकर F7 तक सब में लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया? अब हमारा काम है एक ऐसा ज्वाइंट ढूंढना जहां पर केवल दो अननोन फोर्स काम कर रहे हैं। जैसे अगर इत्तेफाक से मान लीजिए मैंने ज्वाइंट बी को पकड़ लिया, तो ज्वाइंट बी पर देखें तो क्या दिख रहा है, F2 F5 F1, ये तीन अननोन फोर्स है और एक 40 का न्यूटन का किलो न्यूटन का ये फोर्स मालूम है। तो चार में से तीन अननोन है ना, और एक ही मालूम है। अननोन अगर तीन है और हमको इक्वेशन केवल दो मिलती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, नहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तीन अननोन दो इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, पक्का है। वैसे ही चलिए, इसका मतलब ये ज्वाइंट हम ले नहीं सकते, ये ज्वाइंट भी ऐसे ही नहीं ले सकते। ज्वाइंट ई को देखें तो नहीं ले सकते। हाँ, ज्वाइंट ए और डी पे ध्यान जाता है, तो ज्वाइंट ए को देखिए तो ज्वाइंट ए पर कुल मिला के कितने फोर्स हैं, एक F1, एक F6 और एक RA। तीन अननोन थे ना, RA भी कहाँ मालूम था, वो तो बाद में निकाला गया है। तो यहाँ पर एक दो तीन अननोन थे, तो हमें लगा कि अब क्या करें, तो हमने कहा ऐसा करते हैं RA निकाल लेते हैं। ये रिएक्शन को निकाल लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो अब अननोन कितने बचे, केवल दो। मैं कहना ही चाह रहा हूं ना कि रिएक्शन निकालना कोई जरूरी नहीं है। अगर बिना रिएक्शन निकाले भी कोई ज्वाइंट मिल जाता है, अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे मिलेगा, है ना, तो भी हम काम कर सकते हैं। रिएक्शन निकालना कोई जरूरी नहीं। रिएक्शन हमने निकाला क्यों, क्योंकि अगर नहीं निकालते तो ज्वाइंट ए पर हमें तीन फोर्स दिखाई पड़ते, F1, F6 और RA, और तीनों अननोन होते, फिर नहीं कर पाते। इसका मतलब रिएक्शन निकालना ऑप्शनल है। ऑब्जर्व करके रिएक्शन निकालें या ना निकालें ये आप तय कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन निकल गई तो ज्वाइंट ए को हमने लिया। ज्वाइंट ए को लेने का मतलब है कि ज्वाइंट ए की एफबीडी बनाई। ये फिगर यहां से कॉपी करके देखिए यहां बनाया गया है।
बहुत ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ज्वाइंट ए की फिगर है। ये कौन सा ज्वाइंट है? ये जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट ए है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझा जाए। कल जो किया था, जब हमने ज्वाइंट ए की एफबीडी बनाई, देखिए ज्वाइंट ए पे कैसे होता है। ज्वाइंट ए पर एक फोर्स F6 इधर लग रहा था, एक फोर्स F1 इस तरफ लग रहा था, और एक रिएक्शन 72.5 की ऊपर लग रही थी। इसको रिजॉल्व कर लिया तो दो कंपोनेंट हो गए। इसी पर हमने सिग्मा एफएक्स और सिग्मा एफवाई अप्लाई किया, और सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफवाई अप्लाई करने के बाद बहुत प्रेम से देखिए, आपने F1 और F6 का आंसर निकाल के रख लिया है। बात समझ में आ गई ना? यहां तक की बातचीत हम लोग कल कर चुके थे, है ना। अब ज्वाइंट हमें दो आंसर, आपको 7 आंसर निकालने हैं, क्योंकि ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं आप ध्यान दीजिए। ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर निकालने हैं। 7 आंसर में 2 आंसर निकाल चुके हैं। कौन कौन से? F1 का और F6 का। देखिए मैंने गोला कर रखा है जिससे आपको दिखाई पड़ता रहे। 2 आंसर मिल चुके हैं, बाकी के भी 5 आंसर निकालने हैं। चलिए 5 आंसर निकालने के लिए अब हमारे पास कौन सा ज्वाइंट मिल सकता है जहां केवल 2 अननोन है? बहुत ध्यान से देखिए, ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो ज्वाइंट बी को अब फिर से देखा जाए। ज्वाइंट बी पर 4 फोर्सेज ऐड कर रहे थे, 40, F2, F5 और F1। तब तक नहीं इसको हम मतलब यूज कर सकते थे जब तक हमें एक वैल्यू ना मिल जाए। अब जैसे ही F1 मिल गया तो हमारे पास अननोन कितने बचे? F2 और F5। अब ज्वाइंट बी पर 4 फोर्स लगे हैं, लेकिन एक मालूम है वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, दूसरा मालूम है वैल्यू है इसकी F1 जो निकाल चुके हैं, है ना। तो इसलिए 2 अननोन बचे हैं, 2 अननोन बचे हैं, और 2 अननोन को ही हमें देखना है। ठीक है ना। चलिए, तो इस ज्वाइंट को भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर केवल 2 अननोन है। और ध्यान से देखा जाए तो ज्वाइंट डी भी तो है। ज्वाइंट डी की रिएक्शन निकाल चुके हैं, और F7 और F3 निकाल सकते हैं जैसे ज्वाइंट ए को। तो अगला ज्वाइंट हम लोग ज्वाइंट डी लेते हैं, है ना। ज्वाइंट बी भी ले सकते हैं, ज्वाइंट डी भी ले सकते हैं। ज्वाइंट डी लेने से ज्यादा फायदा है। क्यों? क्या फायदा है सोचिए जरा। मैंने कहा था चैन बनती है ना, हम चैन को बनने से कोशिश करें, रोकें कि चैन ना बनने पाए। अगर मैं ज्वाइंट बी लेता हूं तो क्या करूंगा? ज्वाइंट ए की निकाली हुई वैल्यू को यूज करूंगा। हो सकता है कि ज्वाइंट ए मुझसे गलत सॉल्व हुआ हो, आंसर गलत आया हो, तो ज्वाइंट बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सब आगे बढ़ता जाएगा, एक कहीं मिस्टेक होगी, मिस्टेक को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर मैंने ज्वाइंट डी ले लिया तो ज्वाइंट डी में मैं ज्वाइंट ए की किसी भी वैल्यू का यूज नहीं करूंगा। नहीं करूंगा तो फायदा क्या होगा कि ज्वाइंट डी को मैं फ्रेशली सॉल्व करूंगा, एक नया एफबीडी बनेगा, उसको नए तरीके से सॉल्व करूंगा। तो चांसेस है कि मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक होगी भी तो इसकी गलती वहां ट्रांसफर नहीं होगी, इसकी मिस्टेक यहां ट्रांसफर नहीं होगी। तो कोशिश यही करना है कि चैन ना बनाए, है ना। चलिए ज्वाइंट डी को देखा जाए। अगला ज्वाइंट हमारा कौन सा होगा? ज्वाइंट डी। आइए, तो ज्वाइंट डी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या है जरा समझा जाए फिर से। देखिए ज्वाइंट डी का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको कितना फिगर कॉपी करना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो ज्वाइंट डी ये दिख रहा है ना, ज्वाइंट डी पर एक फोर्स आर डी ऊपर लग रहा है, एक फोर्स ये रहेगा ज्वाइंट डी पर। ज्वाइंट डी से एक फोर्स दूर जा रहा है, F3 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला एरो ज्वाइंट डी का है, ये वाला एरो ज्वाइंट सी का है। ये एरो ज्वाइंट डी का है, ये एरो ज्वाइंट सी का है। तो ज्वाइंट डी जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि मैं इतना फोर्स कॉपी करना चाह रहा हूं, इतना। यहां से कॉपी और यहां पे पेस्ट। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से कैसे करते हैं। सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं, उसके पहले क्या लिखते हैं कि हम कौन सा ज्वाइंट ले रहे हैं। हम ज्वाइंट डी ले रहे हैं, ज्वाइंट डी। ठीक है ना। तो ज्वाइंट डी लेने का मतलब क्या है, कौन कौन से फोर्स दिखाई पड़ेंगे। तो एक एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ज्वाइंट डी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये ज्वाइंट डी है। फोर्स कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत देखिए आराम से। यहाँ देखिए, एक फोर्स आर डी ऊपर जा रहा है जिसकी वैल्यू क्या है 77.5 न्यूटन, किलो न्यूटन। ठीक है ना। एक फोर्स इंक्लाइन जा रहा है इस तरफ, एक फोर्स इंक्लाइन जा रहा है किस तरफ, देखिए इधर जा रहा है इंक्लाइन। कितना है इसकी वैल्यू F3। और एक फोर्स इस तरफ जा रहा है,
जिसकी वैल्यू क्या है F7। तो इसका नाम लिख लिया जाए, क्या क्या है, इसका नाम है, थोड़ा जगह बना दें, इसका नाम है F3 और इसका नाम है F7 और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप देखिए ये ज्वाइंट डी की FBD बनी। इस ज्वाइंट का नाम क्या है, इस ज्वाइंट का नाम है ज्वाइंट डी। बात समझ में आ गई ना, ये है ज्वाइंट डी। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ज्वाइंट डी। ज्वाइंट डी दिख गई ना आपको, ज्वाइंट डी दिखा तो क्या समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट डी कैसा है, एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है ना, एक हमारा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई फॉलो करेगा। तो पहला काम क्या करें कि F3 को हम जो इंक्लाइंड है इसको रिजॉल्व कर लें। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा F3 cos 60 और इस तरफ कंपोनेंट जाएगा F3 sin 60, ठीक है ना, ये जाएगा। अब मुझे इस F3 की कोई जरूरत नहीं बची, तो अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जब आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो जितने फोर्स इधर उतने फोर्स इधर, तो लिखेंगे क्या कि F7 प्लस ये वाला फोर्स इधर गया प्लस F3 cos 60 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कैसे आई ये क्वेश्चन, आई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करने से आई है। बात समझ में आ रही ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमने इक्वेट किया है एक्स एक्सिस पे। अब जरा वर्टिकल देखें, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, नीचे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब ऊपर है। ये और ये दोनों ऊपर है तो ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे F3 sin 60 प्लस 77.5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है। अब बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ से F3 की वैल्यू मिल रही है, ये हो गया -77.5 डिवाइड बाई साइन 60। कैलसी उठाइए भाई, सब लोग कैलसी उठाइए जल्दी से, जल्दी से कैलसी उठा के बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। दैट इज 77.5 डिवाइड बाई साइन 60 और ये वैल्यू हो रही है 89.48 माइनस में। हमारे पास वैल्यू आ गई F3 की -89.48 किलो न्यूटन, है ना, 89.48 किलो न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई है सबको। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को, ये वैल्यू आंसर हमें आ चुका है, इस आंसर को ब्लॉक में बंद कर दें खुशी खुशी। तो ये देखिए ये ब्लॉक में बंद हो गया और ये आंसर आपको मिल गया, एक आंसर और। अब क्या करें, इस वैल्यू को उठाकर कहाँ डाल दिया जाए, इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर F3 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया जाए। जब यहाँ डाल देंगे तो F7 मिल जाएगा। चलिए F7 निकाल लेते हैं, F7 निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से, तो F7 कितना हो जाएगा, F7 इक्वल टू, इसको पहले इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का F3 cos 60। बात समझ में आ गई, इसको इधर ले गए, जहां पे F3 लिखा है वहां लिख दें -89.48, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 89.48 cos 60। बात समझ में आ गई। तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 89.48 को cos 60 से और ये वैल्यू आ रही है मुझे F7 की 44 पॉइंट, कितना है आपका F7 इज इक्वल टू 44.74 किलो न्यूटन। सॉरी, देखिए जरा आंसर मैच कर रहा है क्या, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये आंसर भी आपके पास आ गया 44.7 किलो न्यूटन। कोई किसी तरह कोई मिस्टेक तो नहीं मिल रही है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए थोड़ी सी चिंता रहती है कि हो सकती है ना, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 आंसर निकालने थे, 7 मेंबर में निकालना था। 7 में से 1 2 3 4 इतने मेंबर्स में हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा ज्वाइंट लिया जाए अब, ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए। अब ज्वाइंट कौन सा हो गया, हमें कौन सा आंसर मिल चुका है, बहुत ध्यान दें। जो जो आंसर मिलते जाएंगे उस फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, गोले से कवर कर देंगे। इसको पहले हटा दें। हमें आंसर कौन सा मिल गया है, हमें आंसर मिल गया है, अब ध्यान दीजिए, डी ज्वाइंट सॉल्व किया तो हमें F3 की वैल्यू मिल गई है और F7 की वैल्यू मिल गई है। 4 मेंबर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये F5 F2 F4 निकालना है। चलिए ज्वाइंट ई सॉल्व कर लेते हैं। ज्वाइंट ई सॉल्व करेंगे तो F5 और F4 मिल जाएगा। कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 फोर्स तो निकाल चुके हैं, है ना, और 2 बचेंगे तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगला ज्वाइंट कौन सा कंसीडर किया जाए, ज्वाइंट ई। चलिए ज्वाइंट ई को पकड़ते हैं। ज्वाइंट क्या कर रहा हूं, ज्वाइंट ई को पकड़ना है। आइए ज्वाइंट ई को, थोड़ा सा जगह की कमी दिख रही है तो मैं इधर वाले रिएक्शन का कोई जरूरत बची नहीं है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आपने कल रिएक्शन निकाली थी, इस एरिया को मैं यहां से गायब कर देता हूं, ठीक है भाई। चलिए ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा ज्वाइंट, ज्वाइंट ई। बहुत गौर से देखिए ज्वाइंट ई को, थोड़ा सा बड़ा ज्वाइंट है, ज्यादा फोर्सेज है, ज्यादा फोर्सेज है ना, ठीक है। आइए तो ज्वाइंट ई को देखें ध्यान से, तो कितना फिगर कॉपी करेंगे, हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या कॉपी करना है, देखिए ध्यान से। ई पर लगने वाले कितने फोर्स है, एक तो 60 का फोर्स लग रहा है, दूसरा ई पॉइंट पे ये वाला एरो F7 का इधर वाला एरो, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। मतलब मुझसे कोई कहे कितना फिगर कॉपी करोगे, तो मैं कहूंगा साहब ये मुझे यहां से कॉपी करना है, ये वाला ऐसे करके ये और ऐसे करके ये जितना इस व्हाइट लाइन के अंदर है ये मुझे कॉपी करना है। चलिए कॉपी करते हैं, देखते हैं कैसे कॉपी करना है। आइए, कॉपी करने का आसान तरीका क्या है ना, कि एक सीधे सीधे एक एक्स एक्सिस खींच दीजिए। पहली बात तो लिखना पड़ेगा कौन सा ज्वाइंट, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइंट कौन सा लिया, इसका नाम है ई, ज्वाइंट ई, ठीक है। ज्वाइंट ई को दिखाने के लिए आसान तरीका है कि एक एक्सिस बनाइए एक्स एक्सिस, एक एक्सिस बनाइए वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके। अब जरा फोर्सेस देखिए साफ साफ से, कौन कौन से फोर्सेस दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है, देखिए क्या क्या दिख रहा है। एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, यहां से बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। कितना फोर्स है, अभी लिख लेंगे, फोर्स कितना है, 60 किलो न्यूटन, ओके। एक फोर्स उधर लग रहा है जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं F7, है ना। इधर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है F7, ठीक है, F7। और F7 की वैल्यू लिख लीजिए क्योंकि आप इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर लिखने में कोई बुराई नहीं है। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, F7 की वैल्यू हमारे पास थी ना, कहां थी, ये आया था 44.74, तो 44.74 यहां पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। आइए तो F7 की वैल्यू लिख लेंगे, कितना था, 44 पॉइंट, कहा गया 44.74, पॉजिटिव का आया था, ठीक है, प्लस का है ना, हाँ प्लस का है, तो 44.74, 44.74 और प्लस का है, ये लिख लिया। अगला फोर्स क्या है, F4, किस तरफ है, इस तरफ है। कैसे दिखाएंगे, ये देखिए F4 जा रहा है, कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री अंदाज के बना दीजिए, ठीक है। क्या वैल्यू है उसकी, इसकी वैल्यू है F4, जो कि हमें निकालना है, ये तो निकालना है ना F4, ठीक है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, देखिए वहां से। नेक्स्ट फोर्स है F5, किधर है, इस तरफ है, ठीक है, कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पर, ये है 60 डिग्री पर। चलिए ये इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम है F5, ये भी हमें निकालना है F5, बात समझ में आई। दूसरा फोर्स है F6 जो इधर लग रहा है,
इधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है F6, बहुत ध्यान से देखिए, इसका नाम है F6, लेकिन F6 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए गोला बना है ना, गोला बना होने का मतलब F6 कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना है भैया F6, देख लिया जाए, कहाँ निकाला था, ये देखिए निकाला था F6 41.85। तो हमने F6 कैलकुलेट किया 41.85। तो F6 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, 41.85, दैट इज 41.85। ये बात क्या समझ में सबको आ गई है? जरा एक बार चैट बॉक्स में बता दें कि FBD बनाना वहां से आ गया है, कितना फिगर कॉपी करना है, हमने इतना फिगर वहां से कॉपी किया, यहां से ये फिगर कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई है सबको? एक बार चैट बॉक्स में बता दिया जाए, बहुत जल्दी से चैट बॉक्स में, ठीक है। जो ये डायग्राम बना है, FBD बनी है ज्वाइंट E की। ये ज्वाइंट का नाम क्या है? इस नाम ज्वाइंट का नाम है ज्वाइंट E। ये है ज्वाइंट E। ओके, ठीक है। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह सिग्मा FX सिग्मा FY करना है। इसका मतलब हमें सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले F4 को रिजॉल्व करें, जो भी इंक्लाइंड है, जो इंक्लाइंड है रिजॉल्व तो उन्हीं को करेंगे ना। तो F4 का एक कंपोनेंट ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं मैं, इधर जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे ही इसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा, मैं कहूंगा अब मुझे F4 की कोई जरूरत नहीं है, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसको कहेंगे F4 cos 60, और इसे कहेंगे F4 sin 60। बात समझ में आ गई ना? ठीक वैसे ही F5 को जब रिजॉल्व करेंगे तो F5 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर जाएगा इस तरफ। बहुत ध्यान से देखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए इसको। अच्छा, ये वाला एंगल भी तो 60 डिग्री था, देखिए 60 है ना यहाँ पे, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री था। इसका मतलब जो ये ब्लैक वाला कंपोनेंट है जब इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी F5 cos 60, और इसकी वैल्यू क्या होगी जो ऊपर गया है? इसकी वैल्यू होगी F5 sin 60, F5 sin 60। देखिए ज्यादा फोर्सेज हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई फोर्स छूटना नहीं चाहिए, है ना। और जब इसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपको अब F5 की भी कोई जरूरत नहीं बची, ठीक है। इक्वेशन बहुत ध्यान से लिखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से लिखेंगे। चलिए पहले सिग्मा FX देखते हैं, जितना लेफ्ट उतना राइट। देखिए लेफ्ट में क्या क्या है? दो फोर्स है, एक दो। राइट में क्या है? दो फोर्स है, एक दो। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे F5 cos 60 प्लस 41.85, है ना, प्लस 41.85। अच्छा प्लस में आया था ना, एक बार चेक कर लूं मैं कि F6 और F7 की वैल्यूज प्लस में आई थी ना। F7 भी प्लस था, F6 प्लस में था, ठीक है। चलिए, कोई मिस्टेक अभी तक तो नहीं दिख रही है ना। चलिए क्या लिख रहे हैं? F5 cos 60 प्लस 41.85 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू F4 cos 60 प्लस 44.74। ये बात समझ में आ गई ना? चलिए थोड़ा सा इसको सेट किया जाए, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा F5 cos 60 माइनस F4 cos 60 इक्वल टू 44 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 44.74 माइनस 41.85, 2.89, 2.89। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, सही है ना? ओके, अब क्या करें? सिग्मा FY करें। सिग्मा FY ध्यान से देखिए, ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे एक लग रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। ऊपर कितने हैं? ये दोनों हैं। क्या क्या है? तो ये दिखाई पड़ रहा है कि F5
साइन 60 ये वाला फोर्स प्लस F4 साइन 60 है ना, और नीचे क्या लग रहा है 60 किलो न्यूटन ये वाला फोर्स 60 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। ऐसी दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है। जरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया। ये आप करके बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, आप ही करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और मुझे इन दोनों का आंसर बताइए। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। F5 F4 की वैल्यू क्या आ गई और F5 की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से। आपके सामने इक्वेशन है, बताइए। F4 की वैल्यू क्या आ गई, 4 की और 5 की, मतलब BC कौन सा मेंबर है, मेंबर BE में और मेंबर CE में, है ना। जल्दी बताइए। मेंबर बी में F5 है और BC में F4 है। मेंबर बी में कितना है और BC में कितना है, सॉरी BE में और CE में, BE और CE में। BE बताओ बड़ा, आंसर बताओ। आंसर लाइए बेटा। BE का आंसर मेरा आया है इसमें BE में, मतलब F5 का आंसर आया है 37.52। 37.52 चेक करिए, प्लस का आया है 37.52 किलो न्यूटन, है ना। F5 ये वाली वैल्यू BE में, और EC में देखिए जरा कितना आया है 18.17। बेटा एक बार और चेक करो तो। देखिए ये इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाती है, बहुत जल्दी सॉल्व होती है, इसको सीख लीजिए। एक बार और चेक कर लीजिए, हो सकता है मैंने ही मिस्टेक किया हो, आप ही सही हो। हाँ जी, क्या आंसर आया बताएं जरा। 18.17 ही माना जाए कि कुछ बदल रहा है। चलिए बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप अपने आप से करिएगा।
मेरा ऐसा आया है, लेकिन इसको एक बार चेक जरूर करने का है। इसको चेक कर लें कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हुई हो करने में, ठीक है ना। इस तरह से दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों आंसर आप निकाल लेंगे। जब ये दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे F4 और F5 के, या तो प्लस में मिलेंगे या तो माइनस में मिलेंगे, तो इसका मतलब आपको अब क्या मिल चुका है। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में, ठीक है ना, और ऐसा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए, अब हम लोग क्या क्या आंसर निकाल चुके हैं। ज्वाइंट ई को सॉल्व करके हम लोगों ने किया है, तो उससे क्या मिल गया है, एक तो इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब हमें आंसर क्या मिल गया, दो आंसर और मिल गए। कौन कौन से मिल गए, ये वाला आंसर मिल चुका है और ये वाला मिल चुका है। ये आप सॉल्व करके निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। कितने गोले बन गए, देखिए सब निकल गए, 6 निकल गए। अब बचा है F2। अब F2 जो बचा है, तो F2 को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो ज्वाइंट बी सॉल्व करें, चाहे ज्वाइंट सी सॉल्व करें। ज्वाइंट बी या ज्वाइंट सी सॉल्व करें, इनके एफबीडी बना लेंगे, है ना। एंगल के बारे में बात करना चाहो तो एंगल समझ लो, एंगल क्या आ रहा है, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहां पर क्या है, ये 60 है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल ये भी क्या होगा, ये भी 60 होगा। तो ज्वाइंट बी का अगर आप एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिगर कॉपी करनी होगी। चलिए मैं आपको एफबीडी बना के दे देता हूं, लेकिन आंसर नहीं निकाल पाएंगे तब तक ले जब तक ले आपको F5 की वैल्यू प्रॉपर नहीं मिल जाती। जब ज्वाइंट ई सॉल्व करेंगे, F5 F4 निकाल लेंगे, तभी तो ज्वाइंट बी सॉल्व कर पाएंगे ना। तो अभी आपने यहाँ पे आंसर को कंफर्म नहीं किया है। जब तक ले ये वाला आंसर कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक ज्वाइंट बी की एफबीडी बना लेते हैं, लेकिन ज्वाइंट बी को सॉल्व करना मुश्किल होगा। चलिए ज्वाइंट बी के एफबीडी मैं आपको सिखा देता हूं बनाना, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, जगह नहीं बच रही है, कहाँ लेके जाऊं। चलिए ज्वाइंट बी यहां से देख लेते हैं, यहां दिखाई पड़ेगा, ठीक है जी। आइए ज्वाइंट बी के एफबीडी बनाने जा रहे हैं। लास्ट ज्वाइंट, दैट इज ज्वाइंट बी। और ज्वाइंट बी को ध्यान से देखा जाए तो क्या दिखाई पड़ता है आपको, एक तो एक्सिस बना लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ज्वाइंट बी पे कितने फोर्स दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से। एक फोर्स दिख रहा है F1 इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स उधर है, एक नीचे है। तो पहले तो ऊपर से नीचे एक फोर्स आ रहा है, ये दिखा देते हैं। ये फोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, सबको दिखाई पड़ रहा है। इसकी वैल्यू है कितनी, 40 किलो न्यूटन। ये है 40 किलो न्यूटन। बात समझ में आ रही है। दूसरा फोर्स एक F2, ये नहीं मालूम है, यही निकालना है। एक फोर्स और लग रहा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये क्या है, ये है F2। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके अलावा दो फोर्स और लग रहे हैं जिनके बारे में बात करते हैं अभी। क्या है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे ही तो है ना, एक इधर है एक इधर है, बीच का एंगल 60 है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो बीच की मध्य की लाइन है, बीच की लाइन है, इसका इधर और इधर हाफ कर देगा, 60 का हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री ये कह रही है कि ये एंगल भी 30 हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये है फोर्स F1, और F1 की वैल्यू आपने निकाल के रखा हुआ है कहीं पे, देखा जाए। देखिए F1 की वैल्यू ये निकली हुई है 80 माइनस का 83.71, माइनस का 83.71। बहुत ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है माइनस का 83.71। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, F5, जो कि अभी आपने निकाला नहीं है। हाँ मालूम है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। ये भी आपने निकाल के रखा हुआ है, अभी इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं क्योंकि चेक नहीं किया है आपने, है ना। तो चेक कर लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है, यही वाला F5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, जुकाम हो रहा है। इतना होने के बाद अब करना क्या है,
जैसा करते थे। सारे फोर्स नोन है आपको, केवल F2 अननोन है, सबको रिजॉल्व कर लीजिए और जैसे ही सिग्मा एफ करेंगे F2 इक्वल टू इस एक्सिस पे आपको सिग्मा एफ करते ही आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप लिखेंगे सिग्मा Fx इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका साइन कंपोनेंट यहां जाएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे इसका साइन कंपोनेंट यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F2 ये वाला फोर्स प्लस F5 का साइन कंपोनेंट प्लस F5 साइन 30 इक्वल टू F1 का मतलब क्या हुआ? माइनस 83.71 का साइन कंपोनेंट साइन 30, ठीक है। F5 की वैल्यू अगर आपको पता होती तो यहां से आप F2 की वैल्यू बहुत आराम से निकाल के रख लेते, ये F2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपने सारे फोर्सेस निकाल के रख लिए, ठीक है। ट्रस्ट के क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है इसलिए घबराहट लगती है, अदरवाइज क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होता है। बस गुणा भाग करना अगर आपको ढंग से आता है, तमीज से कर लेते हैं तो बस इतना ही काम है। एक बार जरा मुझे बताएं कि क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने में कल से लेकर आज तक का टाइम दिया गया है ना, लंबा टाइम दिया है, क्योंकि ऑनलाइन में समझाने में बहुत वक्त लगता है, मुझे पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज कहां तक पहुंच रही है, और आप भी कहते हैं कैलकुलेशन बहुत स्लो कर पाते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी उस क्वेश्चन करने के बाद ज्वाइंट मेथड से प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपके पास कोई बुक होगी, है ना, नहीं है तो परचेज कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस उसमें से करके देखिए, सॉल्व करिए, अनसॉल्व करिए, नहीं आता है तो भेजिए हमको। अभी मैं एक क्वेश्चन इसमें से और कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। जरा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइए, बहुत गौर से एक बार देख लीजिए। कुछ अजीब सा ट्रस दिखाई पड़ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल ट्रस था, है प्लेन ट्रस ही, 2D ट्रस ही है, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ था और ये कुछ वर्टिकल फॉर्म में है। देखिए ध्यान से, एक सपोर्ट यहां लगा है, ये रोलर सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहां लगा है, हिंज सपोर्ट है, लोड एक ही लगा है, एक ही लोड लगा है, लोड पॉइंट ई पर लगा है ना, लोड पॉइंट ई पर लगा है। और मान लेते हैं कि जो लोड पॉइंट ई पर लगा है वो 20 किलो न्यूटन का लोड है। कितना है? 20 किलो न्यूटन, ठीक है ना। देखिए ऐसे करके मान लीजिए सिस्टम है, यहां पे हिंज सपोर्ट है, यहां पे ऐसे करके रोलर सपोर्ट है, यहां रोलर सपोर्ट है ये वाला, और यहां पे लोड लगा है, इस लोड के कारण ये इस तरफ आना चाहता है, तो ये सपोर्ट इसको रोके हुए है, इस तरीके से रुका हुआ है। बात समझ में आ गया? कुछ तो फील हुआ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि यहाँ रोलर सपोर्ट, यहाँ हिंज सपोर्ट, लोड यहाँ लगा है, इस लोड के कारण ये ट्रस इधर आना चाहता है, लेकिन ये रोलर सपोर्ट रोकी हुई है। इस रोलर सपोर्ट की वजह से ये ट्रस हमारा इक्विलिब्रियम में दिखाई पड़ता है। ट्रस के मेंबर के बारे में बात कर लें तो क्या दिया गया है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है? 4, ये कितना है? 4, ये कितना है? 3, ये कितना है? 3, है ना, क्लियर? 3 3 4 4। ये क्यों दिया गया है कि ट्रस के मेंबर की साइज आपको दे दी गई, इससे आप एंगल वगैरह निकाल लेंगे, साइन कॉस थीटा लगाकर मेंबर्स के बीच का एंगल आप निकाल लेंगे, है ना। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, क्वेश्चन यही है कि फाइंड द फोर्सेज इन ऑल द मेंबर्स। कितने मेंबर है पहले काउंट करें, कितने मेंबर हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे 9 दिख रहे हैं, है ना, 9 मेंबर्स हैं। मुझे जरा बताएं कि ये ट्रस परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। सबसे पहला काम, इस ट्रस को चेक करें कि इट इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। कैसे चेक करते हैं? एक फॉर्मूला देखते हैं, m इक्वल टू 2j-3। क्या ये ट्रस इसको फॉलो करता है? जल्दी बताएं चेक करके। नंबर ऑफ मेंबर काउंट करिए, नंबर ऑफ ज्वाइंट काउंट करिए, उस फॉर्मूले में लिखिए, अगर फॉलो करता है तो परफेक्ट है और नहीं फॉलो करता है तो इम्परफेक्ट है। जल्दी से इस बात को बताया जाए। जल्दी बताइए भाई।
मेंबर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेंबर तो 9 दिख गए, ठीक है, मेंबर 9 हो गए, ये हो गया 9। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्वाइंट हो गए 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 3, 9 इक्वल टू 6 टू जा 12 माइनस 3, 9 इक्वल टू 9, ऐसा दिखाई पड़ता है। इससे साबित होता है कि ये एक परफेक्ट ट्रस है। अरे बावले, परफेक्ट ट्रस दिख रहा है, कहां तुम्हें दिख गया इम्परफेक्ट? अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो आप अभी भी। मुझे तो दिख रहा है भाई 9 मेंबर्स दिखाई पड़े और नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने दिखाई पड़े, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक तो है। हाँ गुड, परफेक्ट, ठीक है ना, तो ट्रस अपना परफेक्ट ट्रस है। तो पहली बात तो समझ में आ गया, ये चेक करने के लिए पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई ट्रस देकर कि परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, ये मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बाबा, ज्वाइंट मेथड से करना है, ज्वाइंट मेथड का एक ही काम है, रिएक्शन निकालना कोई मजबूरी नहीं है, ये मैंने बताया ना अभी। अगर बिना रिएक्शन निकाले कोई ज्वाइंट मिल सकता है और उससे अपना काम शुरू कर सकते हैं तो रिएक्शन क्यों निकालें, कोई जरूरी नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए जरा, अगर सारे मेंबर को टेंशन में एज्यूम कर लेंगे और नेगेटिव में आएगा तो कंबसन हो जाएगा, सब में टेंशन एज्यूम कर लेंगे, जरा देखिए तो, जरा ध्यान दीजिए ज्वाइंट ई पर, ज्वाइंट ई पर एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है कितना फोर्स है, इसमें कितना फोर्स है नहीं मालूम है, लेकिन 20 का फोर्स मालूम है। अगर कोई भी देखेगा तो ज्वाइंट ई पर कितने अननोन है, जल्दी बताएं, ज्वाइंट ई पर कितने अननोन फोर्सेज हैं? जब सारे मेंबर को टेंशन में एज्यूम कर लेंगे तो मैं जानना चाह रहा हूं कि रिएक्शन निकालने की जरूरत है कि नहीं है, जांचना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं, है ना। अगर काम चल जाएगा तो रिएक्शन नहीं निकालेंगे, तो मुझे जरा बताएं ज्वाइंट ई पर कितने अननोन है, ज्वाइंट ई पर कितने अननोन दिखाई पड़ेंगे, आंसर आना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि ज्वाइंट ई पर 2 अननोन है, एक डी का फोर्स नहीं मालूम है, एक ईएफ का, तो बिना रिएक्शन निकाले हम लोग ज्वाइंट ई का फोर्स ज्वाइंट ई से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान देखिए, अगर हम लोग ज्वाइंट ई को सॉल्व करें तो इसका आंसर निकालने से और इसका आंसर निकालने से हमें कौन रोकेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई करके इसमें फोर्स निकाल लेंगे, मिल जाएगा ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, इसके मिलने के बाद क्या हुआ, हम ज्वाइंट डी पर पहुंचे, ज्वाइंट डी पर पहुंचे तब भी क्या दिख रहा है, ज्वाइंट डी पे 4 मेंबर थे, एक का मिल गया, बाकी 3 तो बचे रह गए, नहीं सॉल्व कर सकते। ज्वाइंट एफ पर जाते हैं तो ज्वाइंट एफ पर 1 2 3 4 4 मेंबर हैं, एक का मिल गया, 3 बचे हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। ज्वाइंट ए पर जाते हैं तो 2 मेंबर है लेकिन रिएक्शन नहीं निकाल रखा है तो ये भी नहीं सॉल्व कर सकते। ज्वाइंट बी पर जाते हैं तो 1 2 3 4 मेंबर है, एको नहीं मालूम है, यहां भी नहीं कर सकते। ज्वाइंट सी पर जाते हैं तो यहां भी रिएक्शन नहीं निकाला है, 2 मेंबर है, 3 अननोन है, यहां भी नहीं कर सकते। मतलब केवल और केवल बिना रिएक्शन निकाले हम ये 2 आंसर निकाल सकते हैं, बाकी के आंसर में रिएक्शन के बिना हम काम ही नहीं कर सकते। ये चेक कर लिया, अब मैं कहूंगा कि वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन निकालेंगे। आइए रिएक्शन की बात किया जाए, ठीक है जी, बहुत ध्यान से। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, रिएक्शन के लिए डायग्राम मैं अलग से बना कर रखा हूं, उसमें कुछ कहानी करते हैं तो गंदा नहीं होगा। आओ भाई, ये है, ठीक है, ये डायग्राम है रिएक्शन के लिए मैंने बना कर रखा है, देखिए ध्यान से तो। ठीक है जी, देखिए इसी में निकालेंगे रिएक्शन, ठीक, ओके। रिएक्शन देखें, ये रोलर है, इस पर रिएक्शन 1 होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन हमारा रोलर का सपोर्ट प्लेन ऐसे ऐसे करके रिएक्शन ऐसे जाएगी। चलिए रिएक्शन को मैं किस कलर से दिखा दूं,
देखते हैं, रिएक्शन को दिखा देते हैं रेड कलर से, दिखाई पड़ेगा तब। ये देखिए कैसे 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 ऐसे, ये रिएक्शन जाएगी इसकी सी पॉइंट पे। दिखा? क्लियर है? नहीं दिखा, थोड़ा मोटा कर देते हैं। और अब दिखा? इस रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि ये सी पॉइंट पे है तो इसे कहेंगे आर सी, इसे कहेंगे आर सी। यहां पे दो रिएक्शन काम करेंगी, क्योंकि हिंज सपोर्ट है तो एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो ये तो हो गई वर्टिकल, ठीक है ना, और ये हो गई हॉरिजेंटल। दिख रही है ना? पॉइंट पे इसका नाम दे देते हैं आर ए और इसका नाम दे देते हैं आर एच। अभी केवल रिएक्शन निकालना हमारा मकसद है, केवल रिएक्शन निकालना मकसद है, तो मतलब केवल हम पूरे पूरे ट्रस की एफबीडी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पूरी बॉडी पर देखिए कितने सिग्मा एफएक्स, कितने फोर्स वर्टिकल हैं, कितने हॉरिजेंटल हैं। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ी जगह कर लें, छोटा कर दें इसको, बहुत ध्यान से देखिए इसको, बहुत ध्यान से। क्या दिखाई पड़ रहा है? अगर अप्लाई करते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जितने फोर्स लेफ्ट उतने फोर्स राइट। पूरे पूरे फिगर में देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट देखिए, एक आरसी इधर जा रहा है, एक आर एच इधर जा रहा है ना? इधर कुछ नहीं जा रहा है। इसका मतलब तो साफ हो गया कि भाई इधर क्या है, एक आरसी है, इधर क्या है, एक आर एच है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 बन के रेडी हो गई। ओके, जहां ना समझ में आए चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां बताएंगे जरूर। नेक्स्ट, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। जितने फोर्स ऊपर उतने ही फोर्स नीचे। ऊपर देखिए कितने फोर्स हैं ऊपर, तो ऊपर दिखाई पड़ता है ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है आर ए, ठीक है ना, आर ए। और नीचे की तरफ कितने फोर्स हैं? नीचे की तरफ तो ये कितना था? 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। तो नीचे क्या है? 20। लो भाई, एक आंसर तो आ गया। रिएक्शन आर ए का आंसर तो आपको मजाक मजाक में मिल गया, बिना कुछ किए मिल गया। तो ये आंसर तो मुझे दिख रहा मिल गया, सही है। अब जरा देखिए मूवमेंट देखा जाए, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे ज्यादा मुसीबत आपको मूवमेंट में ही आती है। सिग्मा एम अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। कौन सा पॉइंट ले लेते हैं? तो ई पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ई के अबाउट दो फोर्सेज हैं, इनका मूवमेंट जीरो हो गया। तो पॉइंट ए के अबाउट ले लेते हैं, अबाउट पॉइंट ए। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे और सम करेंगे। करते रहिए, सुनिए नहीं, कैलसी में करिए, मोबाइल में मत लगे रहिए। देखिए इसको, मोमेंट लेना है इस पॉइंट के अबाउट। क्या कहेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। पहला फोर्स देखा 20 का, 20 इंटू 3 प्लस 3 मतलब 20 इंटू 6। कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो आप लिखेंगे 20 इंटू 6 क्लॉकवाइज। आरसी इंटू 8, कैसे 8? 4 प्लस 4 8। आरसी इंटू 8, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस आरसी इंटू 8। और कोई फोर्स नहीं। यहाँ बाकी दोनों रेड फोर्सेज हैं, इनका मोमेंट जीरो हो गया। तो यहां से आपको, मुझे दिख रहा है कि आरसी मिल गया। आरसी कितना मिल गया? 120 डिवाइड बाई 8। कितना आता है जी? आरसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 120 डिवाइड बाई 8, ये है 15, ठीक है ना, 15। तो आपको आरसी की वैल्यू आ गई 15 किलो न्यूटन। सब तो मिल गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा है, सारी रिएक्शन तो आ गई आपके पास। तो आरसी की वैल्यू समझ में आ गई 15 किलो न्यूटन। अब जब आपको आरसी की वैल्यू मिल गई है तो आरएच को निकालने में कितनी देर लगेगी? इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ पे, आरसी की वैल्यू पुट कर देंगे। आरसी की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आरएच की वैल्यू। आरएच इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -15। इससे आपको मिल गया आरएच। आरएच की वैल्यू मिल गई कितनी?
-15 किलो न्यूटन। इस तरीके से बेटा आपने तीनों रिएक्शंस निकाल के रख ली। इसमें जरा मुझे एक बार सूचित कर दें चैट बॉक्स में, कोई समस्या, कोई दुख दर्द किसी को हुआ हो तो जल्दी से। जी बताइए जल्दी से। ओके है, ठीक है, ओके है, तो रिएक्शन निकल गई। अपना काम क्या है, शांति से चुपचाप इस रिएक्शन की वैल्यू को यहां पे लिख लिया जाए। इसकी वैल्यूज को कॉपी करके यहां रख लें। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। रिएक्शन तो पहले बना दें। यहां हमने एक रिएक्शन एज्यूम किया था, रेड कलर से ले लें, है ना, यही कॉपी कर लें, ये कॉपी, हाँ इधर आ जाए, क्लोन, ठीक। ये रिएक्शन हमने लिया था, इसको कहा था आपने RA, और इस रिएक्शन को कहा था RH, ठीक है, और इस रिएक्शन को कहा था यहां पे ऐसे, यही कहा था ना। सबकी वैल्यू लिख ली जाए। इसकी वैल्यू क्या है, RA की वैल्यू कितनी आई थी, RA की वैल्यू देखिए ध्यान से, कितना आया था 20, तो RA की वैल्यू आ गई थी 20। इसको आपने कहा था RA की वैल्यू है 20, बहुत सफाई से लिखेंगे, गंदा नहीं करेंगे, 20। RH की वैल्यू है -15, इस तरफ लिया है तो -15 आ रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इधर नहीं लग रही है, रिएक्शन इधर लग रही है ना। लेकिन चलो अब ऐसे लिया है ऐसे ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे -15, माइनस के साथ लिखेंगे RH की वैल्यू -15, ठीक है ना, 15 हो गया RH की वैल्यू, और RC की वैल्यू आ गई 15, RC की वैल्यू आ गई 15। ओके, रिएक्शन में कोई समस्या नहीं किसी को, तो रिएक्शन वाला प्लेस मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे रिएक्शन से कोई वास्ता नहीं बचा है, जगह की थोड़ी कमी है, तो इसलिए इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। इसके शॉर्ट लेना ले लीजिए, मैं इसको यहां से कर रहा हूं 1 2 3 डिलीट, ठीक है ना। अब हमारे पास रिएक्शंस आ चुकी हैं। अब हम सीधे अपने प्रॉब्लम में की तरफ बढ़ते हैं। ज्वाइंट मेथड यूज करना है, सिंपलेस्ट मेथड है। पहला काम रिएक्शन निकाल चुके हैं, है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन, यही बोलते थे ना, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन, सभी मेंबर को टेंशन में माना जाए। चलो मानने में क्या बुराई है, एज्यूम करते हैं। ऑल द मेंबर इन टेंशन, देखिए इसको टेंशन में एज्यूम किया तो ऐसे बनाया टेंशन, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए F1, ठीक है। इसको टेंशन में एज्यूम किया तो ऐसे बनाया, इसका नाम दिया F2, इसको टेंशन में एज्यूम किया तो ऐसे बनाया, इसका नाम दे दिया F3, इसको टेंशन में एज्यूम किया, ऐसे करके सबको F3 F4 F5 F6, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये तो 9 मेंबर्स में निकालने हैं, F6 F7, है ना, F8, और इसमें हुआ F9। 9 आंसर निकालेंगे तब मुक्त होंगे। F9, इतने आंसर को आपको निकालना है, 9 आंसर्स को, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे ना तो चैन रिएक्शन है, एक गड़बड़ हुआ सब गड़बड़, ठीक है। आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत कहां से किया जाए, कौन कौन से ज्वाइंट आप ले सकते हैं जरा उसकी बात कर लीजिए। एंगल वेंगल से डरिएगा नहीं, सब एंगल निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, मान लेते हैं किसी भाई को कहना है कि सर ये एंगल कितना होगा, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, कोई कहना चाह रहा है सर जरा बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा। देखिए अगर ये एंगल हमारा थीटा है, हम क्या कहेंगे, हमें क्या क्या मालूम है,
4 मीटर मालूम है, मतलब 4, ये साइड कितनी है 4, ये कितना है 3। तो अगर कोई थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार साफ साफ लिखेंगे शांति से कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4। देखिए जितना ये होगा, ये 3 दिया गया है 3, ये कितना दिया है 4, निकाल देंगे यहां से। कैसे? शिफ्ट tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4। चलिए निकाल कर रख ही लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 36.86। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन बात नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एंगल सब मालूम है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 36.86 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 36.86 डिग्री। ऐसे ही हर जहां जरूरत पड़ेगी, इस ये वाला एंगल आपको चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना है 4 है, ये कितना है 3 है, तो यहां करेंगे tan थीटा इक्वल टू 4/3, कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए एंगल से टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है ना, चलिए यही बात हो गई। अब थोड़ा समझिए कौन कौन से ज्वाइंट हम अभी ले सकते हैं। ऐसे कितने ज्वाइंट है जहां पे 2 अननोन फोर्स है, बहुत सारे हो गए। अब कैसे, देखिए ना, ज्वाइंट ए को देखिए, इस पे कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4, कितने मालूम है, 2 मालूम है। रेड वाले रिएक्शंस दोनों मालूम है, कितने बचे, 2 बचे। ज्वाइंट ए को ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, हो जाएगा। ज्वाइंट सी को देखिए, ज्वाइंट सी पे 1 2 3 3 फोर्सेज हैं, एक मालूम है, 2 नहीं मालूम है, ये भी ले सकते हैं। ज्वाइंट ई तो पहले से ही कह रहा था कि हमको ले लो, हमसे शुरू कर दो। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों से ले सकते हैं। और मैं आपको फिर से एडवाइस कर रहा हूं कि चयन मत बनने दीजिए। एक बार ज्वाइंट ए लीजिए, एक बार ज्वाइंट सी लीजिए, एक बार ज्वाइंट ई लीजिए, किसी का इनपुट कहीं नहीं जाएगा, कोई चयन नहीं बनेगी, फ्रेश फ्रेश आंसर मिलेगा। चलिए भाई, कहां शुरू करें, चलो शुरू करते हैं हम लोग ज्वाइंट ई से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक दो ज्वाइंट हम सॉल्व कर देंगे, बाकी के लिए कहेंगे कि आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के लिए हम कहेंगे कि आपको सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। ज्वाइंट ई को लेने का मतलब क्या है, जब मैं कह रहा हूं कि वी विल टेक ज्वाइंट ई, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, कंसीडर ज्वाइंट ई, तो लिखेंगे कैसे बड़ा बड़ा कि साहब ज्वाइंट ई, ये वाला ज्वाइंट लेना है। और जैसे ही ज्वाइंट ई लेने की बात होगी, कॉपी पेस्ट कितना करेंगे, ध्यान से देखिए। ज्वाइंट ई लेने का मतलब है कि मैं ये फोटो यहां से कॉपी करूंगा, इतनी फोटो कॉपी करके पेस्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही, ये एरो ई का है, ये वाला एरो एफ का है, ये एरो डी का है, ये वाला एरो ई का है। तो ई पर लगने वाले एरो देखेंगे। चलिए बनाते हैं ज्वाइंट डी को। ई को क्या करना है, हमेशा की तरह एक एक्स एक्सिस बनेगा और एक वाई एक्सिस बनेगा। ठीक, फोर्सेस देख लें जरा, क्या क्या फोर्सेस दिख रहे हैं। देखिए, एक फोर्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जी जा रहा है ना, और इसी का नाम है F7। एक फोर्स इधर जा रहा है, इसका नाम है F9। और एक फोर्स नीचे आ रहा है, इसका नाम है 20, लिख लिया जाए सबका नाम। इसका नाम है 20 किलो न्यूटन, इसका नाम है F7, दिख रहा है सबको, और इसका नाम है F9। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई पड़ा है, F9, और ये पॉइंट हमारा E है। बात समझ में आई ना, F7 को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, तो एंगल चाहिए ही चाहिए। चलो भाई एंगल की बात कर लेते हैं। कौन सा एंगल चाहिए आपको इस समय, आपको इस समय एंगल चाहिए ये वाला, बहुत ध्यान दीजिएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डरने की कोई बात नहीं। इस ट्रायंगल में देखिए, अगर इसका नाम मैं अल्फा रख दूं तो आप क्या कहोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या हुआ df, df कितना होगा 4, तो ये हो गया 4, है ना। आधार क्या हुआ ef, ef कितना होगा 3, तो ये हो गया 3। जल्दी से कैलसी उठाइए, ये निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, 4 डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आता है 53.13।
अल्फा की वैल्यू आती है 53.13, ये वैल्यू हो गई 53.13 डिग्री। बात समझ में आई ना? बस अब क्या करना है, F4 को रिजॉल्व कर लेते हैं। F4 को रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा कॉस कंपोनेंट, और साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा। और अब F7 को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कहेंगे F7 साइन 53.13, और इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, F7 कॉस 53.13। सिग्मा fx करेंगे तो क्या लिखेंगे, F9 प्लस F7 कॉस 53.13, है ना। इक्वल टू 0, इधर कोई नहीं है। सिग्मा Fy करेंगे तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो लिखेंगे कि F7 साइन 53.13 इक्वल टू 20। ठीक है, यहां से साफ दिख रहा है कि F7 तो निकल गया, कितना आ गया, क्या आ गया, 20 डिवाइड बाई साइन 53.13। ठीक है, तो मुझे तो मिल रहा है 25, दैट इज 25, है ना, 0.0 किलो न्यूटन। पता नहीं सही है गलत है, आप चेक करेंगे, आपका काम है। मेरी तरफ से मैं ये वैल्यू कैलकुलेट किया हूं, आपको दे रहा हूं, इसको चेक करिएगा जरूर, है ना। सही है गलत है क्या बताएं तो, मैं लिख रहा हूं कि चेक इट। सही है, जल्दी बताइए आंसर सही आ रहा है कि नहीं, चेक इट। अच्छा, इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख दिया जाए, किसको, F7 को उठा के यहां डाल दें तो F9 मिल जाएगा। F9 क्या आएगा, F9 क्या आएगा, तो F9 हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी, है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो 25 इतना हुआ इंटू कॉस 53.13, ये वैल्यू हो गई माइनस का 15, मुझे मिल रही है माइनस का 15 किलो न्यूटन। ठीक है ना, ये आंसर इस तरीके से हमें मिला है। राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी बताएं, सही काम किया गड़बड़ किया है। इसका मतलब हम लोगों ने किसमें फोर्स निकाल दिया, डीई मेंबर में फोर्स निकाल दिया है और ईएफ मेंबर में फोर्स निकाल दिया, डीई में और ईएफ में। देखें आंसर शीट में कुछ दिया हो तो, डीई में और ईएफ में, हाँ सही है, डीई में 25 है और ईएफ में 15 है। ठीक है, सही है, ये आंसर सही है। चलिए, तो मैं ऐसा करता हूं, आपको बाकी मेंबर्स के आंसर दे देता हूं देखकर, आप इसी तरीके से अब ज्वाइंट ए सॉल्व करेंगे, फिर ज्वाइंट सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर चाहे ज्वाइंट डी सॉल्व करिए, चाहे ज्वाइंट एफ सॉल्व करिए, डी और एफ सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ये आपका आगे का काम आज के लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आंसर देते हुए। एक ज्वाइंट मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी ज्वाइंट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो मैं इसमें आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, पहले देखिए किसमें, ए बी मेंबर में, ए बी का आंसर लिख रहा हूं, ए बी में, तो ए बी का आंसर है 20 किलो न्यूटन। आओ बाबा, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, बीसी का आंसर लिखिए, बीसी का आंसर लिखिए 25 किलो न्यूटन। आप निकालेंगे, चेक करेंगे, बीसी का मतलब क्या हुआ, F4 की वैल्यू। ठीक है, वैसे एएफ का आंसर लिखिए, एएफ का आंसर लिखिए 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। यहां पे मैं टेंशन या कंप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, ये आपको चेक करना है कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, यहां पे केवल मैग्नीट्यूड लिखे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा फिर बीडी का आंसर लिखिए,
BD का आंसर जिसको आप F5 कह रहे हैं वो 15 किलो न्यूटन। ठीक, फिर लिखिए आंसर CD में, CD में 20 किलो न्यूटन। ठीक है, BF और DF में, BF और DF में सेम वैल्यू है, BF में और DF में सेम वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है 0। ठीक है, इस टाइप से आपको ये आंसर्स मिले हैं, है ना। आपको करना क्या है, सारे ज्वाइंट सॉल्व करने हैं। आंसर के मैग्नीट्यूड यहाँ लिखे हैं, ये प्लस या माइनस में हो सकते हैं। आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है, प्लस या माइनस में होगा, प्लस होगा तो टेंशन में, माइनस में होगा तो कंप्रेशन में। चलिए, तो आज आपका ये होमवर्क है, इसको आप जरूर करिएगा। कल हम लोग जब मिलेंगे तो एक बार तो कोशिश करेंगे कि आंसर मैच किए जाएं, और दूसरा ये है कि इसी दोनों क्वेश्चन को हम लोग सेक्शन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो कल काम होगा सेक्शन मेथड। ठीक है, आज ज्वाइंट मेथड खत्म, कल हम लोग सेक्शन मेथड शुरू करेंगे। कोई समस्या किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात होगी तो रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम करिएगा। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेक्शन मेथड के साथ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।